इस तरह का पेपर आएगा, पहला पेज पढ़ लो, एक ही बार पढ़ने को मिलता है, ये सौभाग्य हम लोगों का 2-3 बार मिल रहा है, वैसे ज़िंदगी में एक बार पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे। तो इंस्ट्रक्शन पहले से पढ़ के रखो। अच्छा, पेपर की खासियत क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे पहला हिंदी में फिर दूसरा इंग्लिश में, ठीक। तो उससे एक समस्या ये सॉल्व हो जाएगी कि अपना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश हम पढ़ नहीं पाते हैं उनको, तो वहाँ ज़्यादातर पढ़ लेते हैं कुछ में। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तुम ये देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तव में कितने आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक का है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, देखना बेटा, तुम्हें अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, बोल सकते हो आराम से, -2/3, ठीक। अच्छा, किसी इक्वेशन से सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। अब इक्वेशन अपनी ये है 3x² + 6x + k। अर्पित बताओ सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, -6/3, क्योंकि -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा, यानी k/3। बस इसको उठा के यहाँ रखना है, रख दोगे वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू होगी -2 + k/3 = -2/3। इसको सिंप्लीफाई करो तो k/3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 - 2/3। इस 2 को इधर ले आए, बस यहाँ एलसीएम ले लिया, तो बोलो कितना आएगा ये 3, यहाँ कितना आएगा 6 - 2, कितना बचाइए 4/3। कैलकुलेशन देखना भाई, सही कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो कितनी आ गई, क्या की वैल्यू 4 आ गई। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है डी, सही भी है। तो अभी कुछ गड़बड़ आ रहा था किसी का, हाँ गड़बड़ आ रहा था, इन्होंने -8 बताया था मुझे जब ये बच्चे 2 नहीं आए थे तब। सही है, अब तुम्हारे आने का रिजल्ट सही आ रहे हैं, तो ध्यान देना। अब ये देखो हिंदी में अगला फॉन्ट मैंने इसको एडिट नहीं किया है, जैसा कि पेपर था एज इट इज उठाया है। अब ये इंग्लिश में है। अब पहला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आराम से देख के समझने हैं, जो नोट करने हैं अपनी इच्छा से नोट कर सकते हो, नहीं देख के समझना जाता है। x = 1 y = 1 इज द सॉल्यूशन। बेटा तुम ये देखना कि क्वेश्चन किस लेवल के, कितने इजी क्वेश्चन है, और 2025 का ही पेपर है। अब मुझे ये बताओ, ये इसका सॉल्यूशन है, दोनों का सॉल्यूशन है। तो पहली इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + a = 0। अच्छा बेटा, x1 और y2 यही सॉल्यूशन है ना, इसमें रख दो। तो x को 1 रखोगे तो 2 × 1 - y को 2 रखोगे 3 × 2 + a = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, +a = 0। बोलो a की वैल्यू कितनी आई, 4। लेकिन अच्छा ऐसा कोई a की वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, वो रिलेशन पूछ रहा है, तो b फिर निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी रख दो, x को 1 और y को 2, तो 2x + 3y = b। यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, 2 + 6 हो जाएगा, क्योंकि y को 2 रखेंगे, = कितना b। तो b की वैल्यू कितनी आई, 8। अब बताना मुझे a और b में क्या रिलेशन है, a b के बराबर कब है, कब हो पाएगा, देख लो, a = 2b या b = 2a। बेटा b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो b किसके बराबर होगा, 2 × a के बराबर हो सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बी ऑप्शन है। लेकिन सुनो, हम लोगों के लिए ऐसा ये तैयार है ऑप्शन, हम पहले ही मार के चले जाएंगे आगे, देखेंगे अच्छा 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, a = 2b। ऐसा है नहीं। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी समस्या मैंने समझ ली, ये है दिक्कत है ये। एक बात बताओ बेटा, a 4 है, b तुम्हारा 8 है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, 8 4 के इक्वल कब हो सकता है, जब 2 का इंटू किधर करोगे, 4 में करोगे, और 4 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो उसमें 2 का इंटू करेंगे ना, तो b बराबर क्या आएगा, 2a। और मैंने अक्सर देखा है कि जो भी वैसे क्वेश्चन आए थे लैंग्वेज वाले, तब भी यही दिक्कत फंस रही है, याद है ना। चल समझ में आया ये। अच्छा अगला देखो, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मिड पॉइंट पूछ रहा है बेचारे का, और कहां पर है ये, पूछ रहा है कहां पर है, यही पूछ रहा है कहां पर है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q, और है कहां पर, तो मिड पॉइंट -4, दूसरा क्या है 5 और 4,6। अर्पित बताओ बेटा इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 + x2/2।
तो x1 प्लस x2 बाई 2, देखना ध्यान से, और y1 प्लस y2 बाई 2। तो बेटा ये 0,11/2 आया। और याद करो यदि x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, जैसी y एक्सिस पे। तो ऑप्शन क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अभी तक देखो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तीनों क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना। बच्चे को बेसिक पता है ना, तब क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला देखो, पढ़ो क्या कह रहा है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, है ना, एंड 7 + 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9। एक रिलेशन दे दिया उसने, 7 + 4 साइन थीटा। देखो इससे इजी कोई काम हो नहीं सकता। इस 7 को इधर ले जाओ, तो बताना मुझे 4 साइन थीटा की वैल्यू। 9 - 7 कितना होता है बेटा, तो बोलो साइन थीटा की वैल्यू 2/4। 2/4 कितना होता है, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है भाई साहब। तो थीटा पूछा जा रहा है क्या, 30 आ गई यार। इतनी सी कैलकुलेशन है बस, और पेपर स्टैंडर्ड का है। यदि बेसिक का सॉल्व कराएं, बेसिक का तुम कहोगे वो थोड़ा सा इजी होता है बस, तो स्टैंडर्ड का कौन सा टफ होता है। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ, अब देखना यदि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, हल्की सी कैलकुलेशन लगेगी। पहले क्या लिखा है, tan² थीटा, ठीक है, माइनस में क्या है 1/cos थीटा इंटू sec थीटा। अच्छा ये बताओ बेटा, sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos, तो लिख दो 1/cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा इस इस tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस 1/cos² थीटा, ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, sin² थीटा माइनस 1/cos² थीटा। यस और नो। अब एक बच्चे को थोड़ी सी बात ये याद हो कि सर यदि इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो ना, तो 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, cos² थीटा, और नीचे भी क्या है, cos² थीटा। तो ये होगा क्या, माइनस cos² थीटा से नीचे cos² थीटा कट जाएगा, और जब कैंसिल होता है तो कितना बचता है, 1। तो आंसर आएगा -1। और तुम एक तरीका बताऊं मैं, वैसे तो हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, -1 सी ऑप्शन है, नहीं तो तुम पता है कोई भी एंगल इसमें डाल दो, ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी एंगल। जैसे तुमसे कोई कहे कि यहाँ पर मैं एंगल रखना है, हाँ वो एंगल ऐसे डालना जब तुम्हारी सिस्टम जो है वो डिफाइन होना चाहिए। किस तरह 45 डाल दें, डाल दो, डाल सकते हो 45 चलेगा। देखना tan 45 की वैल्यू कितनी, 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब देखना ध्यान से, sec 45 की वैल्यू √2, cos 45 की 1/√2, तो 1/√2 का भी √2 ऊपर चला जाएगा। मतलब इसमें यदि वैल्यू डालोगे तो बेटा ये बचेगा 1 - √2/1/√2। ये √2 ऊपर जाएगा तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2। तो 1 - 2 कितना आ गया, -1। फिर आंसर -1 आ गया। हालांकि इतना टफ तो वैसे भी नहीं है, ये लग रहा है क्या टफ है, यदि हम साइन कॉस में चेंज कर लें तब कौन सा टफ है, लेकिन फिर भी 10th लेवल पे बच्चों को लगता है कि हमसे तो ये भी कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो भैया इतना सा काम करना है, वैल्यू पुट करके देख लो, देखते हैं ना क्वेश्चंस के लेवल है ना। अब देखो यहाँ पे SCF, अब देखो ये देखो, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, नंबर दे दिए 98 28, SCF कितना है m, तो क्या हम 98 28 का SCF नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। अच्छा LCM n दे दिया, n - 7m पूछ रहा है, तो SCF LCM निकालना है, साथ साथ निकालो, करो इसको, मुझे बताओ कितना आएगा इसका SCF। देखो 98 और 28 इसका निकालना है। जो भी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो, 98 और 28। अच्छा कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर करने वो कर लो, क्यों भाई, प्राइम फैक्टर क्या होंगे 28 के, 2 2 7, 2 2 7 हो जाएंगे, और 98 के ये कह रहे हैं 277, ठीक है सही बात भी है। SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो SCF कितना आ जाएगा 14।
किसने या समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर समझ में आ रहा है। एलसीएम सर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा? रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ये नहीं हो रहा है सर। बेटा जब हमने कह दिया हो रहा है और नहीं भी हो रहा है तो तुम सुबह देख लेना, आपको मिलेगा। ठीक है, इधर देखो, सुनो, अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, पहले इधर बताओ मुझे एचसीएफ कितना आया? 14। एलसीएम में मैक्सिमम सारे लिख दो एक बार, जैसे 2, 2, 7 और 7, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देख लो 7 दो हैं वो लिख दिए और 2 दो हैं वो लिख दिए। कितना आएगा सॉल्व करना? ये 196 आएगा। वेरी गुड, 196 आ रहा है। 196 ठीक है, ठीक है ना। हमसे पूछ क्या रहे हैं? n-7m, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू आ गई 196, ठीक है। 196 माइनस 7 इंटू m, m की वैल्यू कितनी है? 14। तो 14 इंटू 7 बताओ, आराम से बोल सकते हो, कर भी सकते हो। 14 इंटू 7 98। 196 माइनस 98, तो देखो ऑप्शन देखो अपनी, 98 ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है। अच्छा किया क्या हमने? एलसीएम निकाला है, उसमें रखा है। बताओ, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला और वही वहां डालना है। इतने मासूम क्वेश्चन ही मिलेंगे। 20 नंबर, अच्छा 20 नंबर में ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास अभी तक कितने किए हम लोगों ने? 6 तक आ गए हैं, तो 6 नंबर तो पक्के हो ही गए हैं। खुशी होनी चाहिए तुम लोगों को। हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। जब इंग्लिश समझ में नहीं आए तो हिंदी में पढ़ना है। हिंदी भी समझ में नहीं आती, ये बात भी मैं मानता हूँ। हाँ चलो, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, सर्कल की एक्सट्रीमिटीज पर, टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज। अब डायमीटर बना लो, मान लो ये लाइन डायमीटर है, सपोज डायमीटर है। एग्जैक्ट बनाना तो एग्जैक्ट भी बन जाएगा, बना एग्जैक्ट। अच्छा देखो, एक बार सर्कल को सेलेक्ट करेंगे तो सर्कल का सेंटर एग्जैक्ट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं और इस लाइन को हम लोग इससे पास करा देंगे। ये इसका एग्जैक्ट डायमीटर है। इसकी एक्सट्रीमिटीज पर, मतलब एंड पर, उधर वहां मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्सट्रीमिटीज पर, ठीक। एक इधर ड्रॉ कर दी, ध्यान से देखो ये कैसी है, नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, पैरेलल है। हाँ देखो बेटा, एग्जैक्ट तो फिगर मैं भी कैसे बना पाऊंगा, थोड़ी झुक रही है ये कह रही है, चलेगा थोड़ा झुकता हुआ, तुम सही कर लो थोड़ा सा, मुझे भी दिखाई दे रहा है झुक रही है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ बताओ। अच्छा एज ए ह्यूमन बींग्स, नीचे वाली टेढ़ी है। देखो बेटा कोई भी एक टेढ़ी हो सकती है। ठीक है सर। हाँ एडजस्ट करो, ऑलमोस्ट एडजस्ट हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो ऑप्शन क्या हो गया? पैरेलल। अच्छा ये तो बचपन से पढ़ रखा है वैसे ही, सही डायग्राम बनाए कर लेना। टफ क्वेश्चन था? नहीं। दूसरा पढ़ो, तो दूसरा पढ़ो तुम लोग, मैं इसको हटा दूं। हाँ, इन अ ट्रायंगल, अच्छा ये अब अच्छा क्वेश्चन है, ये बताएगा कि तुमने ट्रायंगल वाले चैप्टर को कैसा पढ़ा है। बी बराबर ई है, सी एफ बराबर सी है, एंगल बराबर दे रखे हैं, तो पहले दोनों ट्रायंगल बना लें। सपोज मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, और इनके नाम ले लेते हैं। नाम क्या है? ए बी सी, ए बी सी और डी बी एफ। क्या क्या दे रखा है इसमें? बी बराबर ई, तो बी बराबर ई पहली बात। दूसरा एफ बराबर सी, एफ बराबर सी, एफ बराबर सी, ठीक है। बस AB equal 3 thrice of D। वेरी गुड। ए बी यानी ये लेंथ जो है इसकी 3 टाइम्स है, तो ये छोटा है, डायग्राम से नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं और उसका रीजन क्या है। देखो पहला ऑप्शन कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग हमने 9th क्लास में क्या देखा था? एग्जैक्ट सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट है क्या? एक बात ये, तो कॉन्ग्रुएंट में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये इसकी 3 गुनी हो जाए,
भाई कॉन्ग्रुएंट में तो साइड कैसी होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। ये तो 3 टाइम्स है तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और अब बात करते हैं कि हम क्या हो जाए, सिमिलर। तो सिमिलर में क्या होता था, जैसे रूल कौन कौन सा था सिमिलर में, एस अच्छा एस रूल को याद रखो। तो उसमें क्या था कि आपके पास साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, एंगल सेम होते हैं, लेकिन साइड्स होती प्रोपोर्शनल है, उनका रेशियो प्रोपोर्शनल में निकल के आता है। यदि एस रूल को याद करो तो क्या थी, एक साइड दूसरी साइड फिर एक एंगल, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा, एंगल 2 दे दिए हैं। अब मुझे ये बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने दिमाग से, डी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर का क्राइटेरिया कोई पूछना चाहे तो डबल ए। अरे 2 एंगल मिल गए, अब 2 एंगल मिल गए तो हो गया ना ये सिमिलर। इसमें तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा था कि वो ए बी बराबर 3 दे दिया उसने, सिमिलर तो ये वैसे ही हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो नहीं पाएगा उसके लिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड कैसी होनी चाहिए थी, सेम, वो नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, ये कितना इजी क्वेश्चन है। डायग्राम बना दिए, वो ये कह रहा है, अच्छा ये वाला -1 टू पावर n, बड़ा इससे इजी क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन से n की वैल्यू उठा के डाल भी दो ना, ये देखो 0 कब हो रहा है। अच्छा बताना, -1 की पावर 8 तो +1 हो गया ना ये। तो मुझे इक्वेशन में क्या करना है, -1 की पावर n है और +1 को 0 करना है। अब मुझे सोच समझ के बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। n ऐसा होना चाहिए कि -1 हो जाए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड ऑप्शन है कोई, कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, रूट्स पूछ रहे हैं, रूट्स पूछ रहे हैं, पढ़ो जरा ध्यान से। वेरी गुड, सही है। 2 पॉलिनोमियल शोन इन द फिगर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस। ध्यान समझना, दोनों पॉलिनोमियल के डिस्टिंक्ट अलग अलग जीरो हैं वो बताने हैं। ऑप्शन देखो 3, 5, 4, 2। डिस्टिंक्ट जीरो तो नहीं है, कितने जीरोस हैं, 2 ही जीरो हैं और दोनों के वो ओवरलैप्ड कर रहे हैं हालांकि। तो तुमसे कोई कहे कि कितने जीरो मिल रहे हैं, तो 2 जीरोस हैं। इसकी पोजीशन हो सकती है कुछ भी हो, 2 मान लो 2,0 है, ये -3,0 है। तो इस ग्राफ के ही रूट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। फिर देखिए एपी का ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया था कि बेटा ऐसा क्वेश्चन है देख के बताना, 2n² + 3m लिखा हुआ है तो इसका d तो देख के बता देना। और इसमें बताया था कि n को 1 रख दो, इससे फर्स्ट टर्म आता है, d की वैल्यू क्या होती है, इसके कोफिशिएंट की डबल होती है, मतलब 2m² है तो d की वैल्यू 4 हो जाएगी। बेटा ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। यदि मैं कहूँ इसमें d बराबर क्या है, तो d बराबर हो गया 4। फर्स्ट टर्म कितना है, m को 1 डाल दो, m को 1 डालते ही वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 3 5 आ जाएगी। तो बताना ऐसी एपी जिसका पहला टर्म तो 5 है और d की वैल्यू कितनी है 4, तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा 9। सेकंड टर्म पूछ रहा है 9, ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा मीन मोड और मीडियन का रिलेशन याद है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। देखो फॉर्मूला ये है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। देखना बेटा ध्यान से, मोड इसमें क्या रखें, मोड कितना है 15x, तो लिख दो 15x इज इक्वल टू मीन कितना है 18x, तो 2 × 18 कर दो, 2 × 18x। 3 × मीडियन पूछ रहे हैं, मैंने m मान लिया, इसको m से निकाल लेंगे। अच्छा ये कितना हो गया 36 इसमें लाके ऐड करो, तो 15 + 36 कितना होगा बताओ 51। तो 51x इज इक्वल टू 3m आ गया, 3 मीडियन, 3 से डिवाइड कर दो, तो 51x / 3 ये कितना आ जाएगा, 3 बन जा, 3 बचे कितने 221, 3 7 जा, ये किसकी वैल्यू आ गई, मीडियन की वैल्यू आ गई। तो मीडियन ही तुमसे पूछा है, तो बताओ मीडियन की वैल्यू कितनी आई 17x, सी ऑप्शन। उसमें नहीं हो रहा तो दूर से देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन पर पढ़ते हैं। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 26 रेड फेस, फेस नहीं 2 फेस
बेटा फेस कार्ड जो होते थे 6। इधर देखो तुम्हारे फेस कार्ड ही गड़बड़ हो रहे हैं। क्यू, जे और के ये फेस कार्ड हैं। इधर देखो मैं बता रहा हूं, जोकर, क्वीन और किंग ये होते हैं फेस कार्ड, और एक में 3 होते हैं। तो भैया रेड के ईंट में और पान में तीनों 3 6 हो जाएंगे, तो 6/52 आएगा। 6/52 कौन सा ऑप्शन है? यस ही 6/52 बताओ किससे कैंसिल हो रहा है ये? 3 से? 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा। हाँ तो 2 से करो फिर। 2 से 3/26 डी ऑप्शन है। 3/26। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा तो फॉलोइंग इज रेशनल नंबर बिटवीन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक तो रेशनल पूछा है इसने। अब बच्चे को रेशनल नंबर बताते ही मतलब थोड़ी सोच आनी चाहिए कि रेशनल नंबर कौन से थे, टर्मिनेटिंग थे, और कौन से थे p/q फॉर्म के थे। √3 और √5 के बीच में चाहिए। अच्छा पहला नंबर कैसा है, क्या रेशनल है? देखो जिस नंबर में रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, वो रेशनल नहीं है। दूसरे में बार लगा है, बार वाले नंबर कैसे थे? रेशनल थे। वेरी गुड, तो रेशनल नंबर ही हो सकता है। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। तो देखो ये ऑप्शन तो तुम चाहो ना वैसे ही अपने कैंसिल कर सकते हो। ये तुमसे कोई कहे पहला ऑप्शन नहीं होगा, पाई नहीं होगा, अब बचे ऑप्शन ये और ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा अब √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.732 होती है भाई √3 की। और √5 की वैल्यू, √5 नहीं याद है, कुछ तो है वैल्यू। बिल्कुल वेरी गुड, अच्छा आंसर √5 कुछ है वैल्यू, तो 2 पॉइंट कुछ होगी ये वैल्यू। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, जिस बच्चे को 1.732 याद है ना उसको डी ऑप्शन याद है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। बट ये नंबर जो नंबर है वो √3 और √5 के बीच में आ रहा है, क्योंकि √3 कितना था 1.732 और ये कितना लिखा है 1.8, तो ये आ जाएगा। √5 की वैल्यू ना याद होते भी तुम बच गए। नहीं √5 की तुम्हें थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ जाती, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ तो होती वो भी, अब 2 पॉइंट इससे छोटा होता इतना सोचना पड़ता। एक बताऊं पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी ना, ध्यान से मेरी बात सुनना। किसकी? फिर तो रूट सॉल्व करेंगे 6th 7th 8th में, यही तो किया था। जिन्होंने नहीं किया था वो दोबारा पढ़ लेंगे 6th 7th 8th में जाके, फिर हम लोग बोर्ड दे लेंगे आगे। आसान है, और इसके लिए प्रोसीजर भी है, कंपार्टमेंट वगैरह बहुत कुछ होंगे, तो बीच में पढ़ लेंगे। इधर देखो लेटेस्ट ताजा सेक्टर, अब देखना ध्यान से। इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज द एरिया, बेटा ये सेक्टर का एरिया है, पूरे उसका नहीं है, सर्कल के सेक्टर का एरिया है। इधर देखो मैंने, क्या नाम है ये सी, नहीं इसमें सॉरी चलता ही नहीं है, मना करता है सॉरी को। इधर देखो काट देना प्लीज। बेटा इतनी एडिटिंग तो मुझे आई नहीं रही ना। OAB, इसलिए शांति से इधर देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, इसमें बच्चा शांत होना सीख रहा है। इसका एरिया दे रखा है 40 पाई, अब समझना ध्यान से, 40 पाई पूरे सेक्टर का एरिया है। सेंट्रल एंगल कितना है 72। बताओ सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या था, θ/360 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40 पाई, पाई से पाई, अच्छा 72/360 r स्क्वायर 40, इससे कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 20 टाइम्स। पता r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो बोलो r की वैल्यू, r की वैल्यू आएगी 10√2। बेटा r स्क्वायर 200 है तो 100 का क्या हो जाएगा 10 और इसका √2, 10√2। अच्छा पूछो हमसे क्या है, डी ऑप्शन है।
रेडियस ही पूछी हुई है, रेडियस निकाल दी। अच्छा तुम ये भी देखो कि सेक्टर में से भी क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले पे आया है कि सेक्टर एरिया पता है ना, तो लगा लो उसको। बेटा हम तो खैर हमेशा कहते हैं कि तुम्हें बेसिक फंडामेंटल यदि क्लियर है ना, तो ना तो ऑब्जेक्टिव रुकेंगे ना आप सब्जेक्टिव देखोगे, वो भी नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट देखना, अगला क्या है, संभल के देखना है लेकिन तुम्हें। पी ए क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। एंगल एपीओ पूछ रहा है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता वैसे। अच्छा बताना मुझे, डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना है 115, तो बोलो ये कितना है 65, गुड। तो ये हो गया 65। बोलो ये यहां कितना बनेगा 90, तो ये कितना बना बेटा, टोटल 90 करना है तुम्हें 25, तो 25 ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन 25 है, तो वही करेक्ट है। मतलब इतना सा क्वेश्चन था कि बच्चों को दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो लीनियर पेयर जिससे तुमने ये निकाल दिया 65, टेंजेंट और रेडियस ये कितना बनाएंगे 90 डिग्री, तो 90 ये पता है, 65 ये पता है, 25 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। सुनो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं होगा, ये होगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस ही ट्रिग्नोमेट्री है, और ज़्यादातर उसमें tan थीटा लगता है, लेकिन हो सकता है इसमें tan की जगह साइन लग जाए। अच्छा बताना, ये एक काइट है मान लो, है ना, और ग्राउंड हम ले लेते हैं, अब ये ग्राउंड है। अब बताना मुझे देख के, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये इसकी मैंने हाइट मान ली, ये हाइट कितनी दे रखी है बेटा 150, वेरी गुड 150। ये एंगल कितना है 30, पता है इसकी लेंथ पूछ रहा है, ये स्ट्रिंग की लेंथ, यहाँ काइट है, ये पतंग है, ये उड़ रही है जो। अच्छा बताओ अर्पित भैया, इसमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। किस एंगल में परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस आता है sin 30, तो साइन ले लो, तो बोलो sin 30 की वैल्यू नहीं बतानी, sin 30 हो जाएगा यहाँ पर 150 अपॉन L, जो L निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 150 अपॉन L, तो बोलो L कितना आ गया 300, तो 300 मीटर ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ध्यान से देखते रहोगे तो समझ में आएंगी, नहीं तो हाँप जाए अरे सर ये तो हमारे क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा कैसे हो सकते हैं हमसे, हैं। पढ़ो, अ पीस ऑफ वायर, ध्यान से पढ़ना लेकिन समझना, तुम तो टारगेट लेके चलो ना कि हमें ये क्वेश्चन समझना है, अभी सीखना है। और एक बात बताएं बेटा, लास्ट ईयर का पेपर है, इसको देख के इतना तो रियलाइज़ करो, जब स्टैंडर्ड का पेपर इतना ईजी है तो पेपर तो ईजी तो रहने वाला है, उसको सीखने की ज़रूरत है। देखो, एक पीस ऑफ वायर है 20 मीटर लॉन्ग है, उसको बेंड कर दिया गया किस फॉर्म में, आर्क बना रहे हैं, जिसकी रेडियस दे दी। अब सपोज ऐसे कर दिया, इस तरीके से इतना बेंड कर दिया उसको, ठीक है, रेडियस कितनी है 60/π, द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर बेटा मैंने कल भी बताया था कि एक तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने लिखाया कहाँ था? लिखाया था कल, स्पेशली लिखाया था इस बात को, और यदि नहीं लिखाया तो आज बता रहा हूँ। हाँ, कम लिखाता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, ये क्या है, ये क्या है एंगल, और इस एंगल का फॉर्मूला क्या है आर्क अपॉन रेडियस। बेटा एक बात बताएं, ये जो पेपर के सॉल्यूशन है वो भी इसलिए ही है कि तुम्हें वो चीज़ें जो भी रिकॉल करनी है वो रिकॉल हो जाए यहीं से। अच्छा बताओ, एंगल तुम्हें निकालना है, आर्क की वैल्यू कितनी है, आर्क की वैल्यू पढ़ो वहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक, वेरी गुड, 20 सेंटीमीटर, और रेडियस 60/π, तो ये पाई ऊपर जाएगा, तो बोलो एंगल कितना आया π/3। π/3 को
अब देखो ये 10th लेवल की बात करें हम ना, तो 10th में इस π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करना, हालांकि देखो 2025 का क्वेश्चन है। अब ये कितनी समझदारी का काम कर रहा है, ये काम 11th क्लास का है बेटा। कल भी हम लोग एक क्वेश्चन पे आए थे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब सीबीएसई का पेपर है और सीबीएसई ने कहीं नहीं सिखा रखा है इस पूरे सिस्टम में कि ये रेडियन डिग्री में कैसे जाता है। और तुम लोग याद रखना और मेरी बात है वो नोट करना। हाँ, इसमें इंटू करना है 180/π का। मैंने कल इसको समझाया था, इसका एक क्वेश्चन था ऐसा जिसमें रेडियन में ही थे आंसर। तो मैंने कहा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ना 180/π से इंटू करना पड़ेगा इस फैक्टर से। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो 60 डिग्री आ जाएगा। ये जब 11th में बच्चा मैथ्स लेता है ना तो पहली टाइम पर यही सीखता है डिग्री में रेडियन को, रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट करना। तो उसके हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत इजी है कि π/3 आ गया 60 डिग्री हो गया। अब 10th क्लास के बच्चे के लिए इजी नहीं है ना, लेकिन एक छोटा काम करो, इस पॉइंट को नोट कर लो कि भाई इस तरीके से याद रखो, बाई चांस हमारे पास रेडियन में आया आंसर तो हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करेंगे, तो फैक्टर लिख लो 180/π, इससे इंटू करेंगे। जब भी कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना करेंगे तब किसको कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में। रेडियन आएगा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन तो अच्छा है ये। अच्छा तुम ये देखो, यदि तुम्हारे पेपर में आता, क्यों भाई कंचन, तो हो सकता है फंस जाए। हाँ, क्योंकि π/3 तो निकाल लेंगे। अब तुम 60/π उसने क्यों दे रखा है यहाँ पर, 60/π मतलब कुल मिला के इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं। आपके पास इस π/3 को कन्वर्ट करने का काम है, वो है तो टफ इस लेवल पर, है ना, तो याद रखेंगे। हाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए सारे, कौन से, MCQ। अब असर्शन रीजन देखना और सीखना। 2 असर्शन रीजन आएंगे। असर्शन रीजन के ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फिर भी एक बार कोशिश ये करना असर्शन रीजन के ऑप्शन पढ़ लेना, लेकिन ज़्यादातर यही रहते हैं। अब क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर ऑफ रैंडम नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20। दिखाई नहीं दे रहा मुझे वहाँ से, इसलिए दिक्कत होती। तुम कहोगे इतने पास से नहीं दिखाई दे रहा, यदि वीडियो कोई देख रहा हो भाई पास से दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये तो आंखों का दोष है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम, क्या ये बात कितनी खुश हो रही है, क्या ये बात सही है? क्योंकि एक बार ही आते हैं। 1 से 20 तक के नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर, 1 से 20 तक के नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो तरीके कितने हैं, 20, और टोटल तरीके भी कितने हैं, 20। यार तुमसे कोई कहे 1 से 20 तक के नंबर हैं, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, तो मेरे पास 20 ऑप्शन है कि नहीं, और टोटल ऑप्शन कितने हैं, तो 20/20 कितना आया, तो बात सही है, वो श्योर इवेंट है। इफ वी जॉइन 2 हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग देयर बेस, बेस के अलोंग यदि ऐड कर दें, देन वी गेट ए स्फीयर। अब हेमीस्फीयर को बेस के अलोंग ऐड कर दो तो स्फीयर बन जाएगा, ये कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर, ठीक है। अच्छा बताओ, हेमीस्फीयर जब बनता है, बना के देख लेते हैं हेमीस्फीयर को। अच्छा ये बताओ, हेमीस्फीयर का बेस किसको बोलोगे तुम? एक बात बस इतनी सोचने वाली बात है उसमें, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, देखना ये, तो बेस ये हो जाएगा। अब दूसरा हेमीस्फीयर ये ऐड कर दिया तो स्फीयर बन जाएगा, तो पहली बात सही है। अब दूसरी क्या कह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2π स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr², और ये क्या कह रहा है, 3πr²। अर्पित भैया 3πr² किसका होता है, देखो बच्चे बहुत अच्छे हैं। 3πr² होता है हेमीस्फीयर, और वो सॉलिड होता है, तो ऊपर भी एक πr² होता है और 2πr² नीचे होते हैं। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पूछ रहा है। चलें आगे चलें, यस सर। हाँ वेरी गुड।
इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब सुनो, ये 20 क्वेश्चन जो हुए ना, देखो बेटा अभी समझाने के समय टाइम लग सकता है, लेकिन 20 मिनट के क्वेश्चन है। और देखो 20 मिनट के बाद 5-6 मिनट और हैं, इतना ही हुआ होगा, और जिसमें समझाने का काम भी हुआ ही है। तो वास्तव में पेपर के अंदर भी 20 मिनट के क्वेश्चन 20 मिनट में ही सॉल्व होकर खत्म हो जाए, इतना ही टाइम देना है इनको, इससे ज़्यादा नहीं। और सुनो, इसको लिखने का तरीका ही बताऊंगा मैं आपको। क्या करना है, पहले पेज पे क्वेश्चन लिखते समय, जैसे आपने लिखा फर्स्ट का सपोज आंसर आया 20 और उसका ऑप्शन ए है, तो समझदार व्यक्ति को ए लिखना चाहिए पहले तो, और ए के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो लिख दो यहाँ पर 20। ऑप्शन को बंद कर दो चाहो तो सर्कल में, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन की वैल्यू क्या है 20। तो कभी कभी क्या होता है, देखो तुमने डी बनाया, अब तुम्हारा डी उसको ए लगा। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ ABCD लिख के चले जाते हैं। अब तुमने जल्दी से बनाया उसको ए, अब तुमने ए ऐसे कर दिया, अब समझ में नहीं आएगा उसको ए या डी है। एज अ टीचर जब कॉम्पियर चेक करता हूँ तब ये समस्या मुझे समझ में आती है कि बच्चे से ये गलती भी हो सकती है, लेकिन हाँ वहाँ पर जो फायदा मिलता है वो बच्चे को ही मिलता है। यदि ए और डी में से कोई सही है तो फिर टीचर कहता है इसने ए ही लिखा होगा, तो दे भी देता है नंबर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई नंबर काटने के लिए कहीं बैठा हुआ है। समझदार व्यक्ति कोई नहीं काटता है। हाँ, जब हम कॉन्फिडेंस है तो हमें क्या काम करना है, हमें जो ऑप्शन है अपना सही सही देना है, उसमें ए लिखो उसके आगे, और पहले पेज पे ही तुम सारे लिख दो। 20 लिख दिए, 20 के सारे ऑप्शंस सामने जो भी तुमने सॉल्व कर लिए, और रफ पे पीछे सॉल्व कर दिए, सामने दिए। कोई डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन नहीं देना है इनका बिल्कुल भी। 20 मिनट का काम होना चाहिए इसको, तुरंत ही 20 मिनट काम खत्म। और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें एक बात बताऊँ ना, बच्चे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सारे फॉलो करते हैं पीछे से। सेक्शन जो डी है 5 नंबर का आएगा वो पहले लगाते हैं। देखो बेटा आगे से करो पीछे से करो, यदि बच्चा पूरा पेपर पढ़ के जा रहा है ना तो उसको टाइम नहीं लगने वाला है। कुछ बच्चे कहते हैं पेपर छूट गया हमारा, वो वही होते हैं जिनको क्वेश्चन आ नहीं रहे होते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे, उनको लगता है कि हमने ऑब्जेक्टिव में ही 20 क्वेश्चन के लिए तुमने पूरा घंटा लगा दिया, तो फिर तो पेपर कैसे होगा। अब इधर ध्यान देखो, क्वेश्चन पढ़ो, x cos 60 + y। अब इससे सरल क्वेश्चन हो सकता है क्या बेटा, आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है, बताना इसमें cos 60 की वैल्यू कितनी है, इंग्लिश में ले लें पहले। हाँ, cos 60 की वैल्यू बताओ। 1/2। अब यही समस्या होगी कि देखनी पड़ेगी तो गड़बड़ है। cos 60 1/2, cos 0 की बेटा 1, ठीक है। sin 30 की 1/2, और cot 45 की 1 इज इक्वल टू। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यूज रखने के बाद इसको सॉल्व करना है बस, और तुमसे पूछ रहा है x + 2y की वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो x + 2y/2 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, -1/2 बचेगा, तो उधर जाएगा तो 5 + 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो x + 2y की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। यही पूछ रहे हैं x + 2y की वैल्यू कितनी है। अच्छा अब सुनो अगले को, इसका जैसे और वाला क्वेश्चन है, तुम दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, बच्चे को सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए। देखो tan² 60, sin² 60, cos² 30, वैल्यूज तो रखनी है। बताना भाई tan 60 की वैल्यू √3। हाँ तो इसको देखो बिना देखे बताना सीखना है। √3 का स्क्वायर 3। अच्छा sin 60 की √3/2, उसका स्क्वायर क्या होगा 4, और cos 30 की √3/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितनी आएगी वैल्यू ये 3 × 4/6 2 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, आ गया था। अच्छा अब यहाँ देखना है सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ जरूर लिया करो, एक बार पढ़ना जरा। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तुम्हें एक बात बताएं, आप 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस को ढंग से कर लो ना तो पास होने की गारंटी तो वहीं से लग जाए। अच्छा इस पॉलिनोमियल के जीरो कौन नहीं निकाल पाएगा भाई, जो ना निकाल पाए ना उसके लिए तो थोड़ा सा चेक करने वाली बात है। x² + 4/3x, देखना
एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस में कितना है 4/3। अच्छा जीरो से जब निकालना तो जीरो के इक्वल कर दो, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 3x स्क्वायर 4x माइनस 4। बताना मुझे 12 के ऐसे फैक्टर करने की 4 आ जाए 6 और 2 देखो 3x स्क्वायर प्लस इस 4 को लिखो 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यस और नो? इनमें क्या कॉमन 3x, बचेगा क्या x प्लस 2, यहाँ क्या कॉमन माइनस 2, बचेगा क्या x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 आ गया और 3x माइनस 2 आ गया। x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी बेटा माइनस 2 और यहाँ 2/3, यही पूछ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। मेरा तो इतना कहना था कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू ये तो देख सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल रहता एकदम इजी है। अब हम फैक्टर नहीं कर पाए हैं पॉलिनोमियल, तुम बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले जाओ पॉलिनोमियल के, और तुमसे ये ना हो सिंपल सा, उतना ध्यान देना है बस। इसलिए मैं जब कहता हूँ ना कि पास होना बहुत ईजी है, इसलिए कहता हूँ पेपर आते ही इस लेवल का है कि तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं। लेकिन पता है बच्चा क्या करता है, बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाता, बड़े उससे हो नहीं रहे होते हैं, वो रटता रहता है, वो बेसिक कर नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन देखो, समझना इसको ध्यान से। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू 11,-9 एंड डायमीटर दिस। हाँ ये जरूर तुम कह सकते हो, थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें वो सोचना है एक बार। देखो जरा, बोलो सर्कल में क्या दिया हुआ है, किसके सेंटर के कितने, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2a, a-7, ठीक है। उसके बाद सर्कल पासेस थ्रू कहाँ से 11,-9 यहाँ से पास कर रहा है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी और डायमीटर कितना है 10√2, 10√2 का आधा कितना होगा 5√2। तुम्हें कुछ नहीं करना, इस डिस्टेंस को 5√2 के बराबर करना है, एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। √x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस a-7 + 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो 25 × 2, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। बताना मुझे ये सही लिख रहा हूँ, ये देखते रहना, कैलकुलेशन करनी है इसकी। ये कितना होगा 44a, यहाँ पे a + 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा a² + 4 + 4a इज इक्वल टू 50। a² कितने हो गए 5a², 44 और 4 तो -40 -40a, 121 और 4 125 और 50 माइनस कर लो, ये बचेगा 75 प्लस के इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, a² - 8a, 5 की टेबल याद है 5 बन जा, बचे कितने 2। 15 के फैक्टर करना 8 आ जाए, 5 3 जा 3 और 5 तो फैक्टर आ गए a - 3 a - 8 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 8। अच्छा ये क्वेश्चन सर्कल का भी नहीं बचा, डिस्टेंस फार्मूले का क्वेश्चन है। व्यक्ति को क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेट सेंटर के क्या होते हैं, कोई पॉइंट कहीं से सर्कल कहीं से पास हो रहा है तो वहाँ से जॉइनिंग वुड रेडियस बन जाएगी और रेडियस को बराबर कर दो डिस्टेंस फार्मूले से। तो कोई पूछे कि चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन आया है ये, तो भाई साहब ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन चैप्टर है ये। आप इसको सर्कल से बिल्कुल, सर्कल ऐसा है नहीं अपने पास। याद आ रहा है ये क्वेश्चन? हाँ बीपीटी तो क्या है, देखो
जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आए 2 नंबर में दिया है क्वेश्चन तो इजी होगा। अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे दे दिए? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था कि हम रेशियो लिखना सीख लेते हैं, है ना। बताओ किस किस का रेशियो सेम होगा, जरा देखना सिमिलर ट्रायंगल में। इसमें कौन कौन से दे रखे हैं जरा देखो। ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी सिमिलर किसके? पी क्यू आर। तो मैंने क्या बताया था? ए बी लेते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बी सी लेते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, फिर जंप करके क्या लेते हैं? ए सी अपॉन पी आर। ये रेशो सेम रहता है ना। अच्छा दिया क्या क्या है मुझे बोलो? ए बी कितना है? 6, पी क्यू नहीं दिया है, ठीक है, पी क्यू नहीं दिया है, बी सी 4, क्यू आर भी नहीं दिया, ठीक है, क्यू आर नहीं दिया, ए सी 8, पी आर 6। जब ये दे दिया ना तो यहां से मैं क्यू आर निकालूंगा, यहां से पी क्यू निकालूंगा। तो बोलो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू आर की वैल्यू आएगी 4 × 6 अपॉन 8 और ये आ जाएगी 3। और पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 6 अपॉन 8 तो कितनी आ जाएगी? 2 3 जा 4 3 2 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 और ये कितनी 3, दोनों को ऐड करना है क्या? ऐड करना है। तो 9 अपॉन 2 प्लस 3 बेटा कितना आएगा ये? बेटा एलसीएम लेके ऐड करना है। 15 अपॉन 2 आएगी, 4.5 और 3 है 7.5 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। अर्पित भैया समझ में आ रही है मामला? अच्छा जिस किसी की भी, हालांकि देखो ये तो बात है कि हम लोग बच्चे ऐसे हैं कि इतनी देर तक बैठ जाएं, कहाँ। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे हों, मैं तो देखो मेरा जो प्रोसीजर मैं सोच रखा है कि मुझे तो काम तो करना ही है, कर ही रहा हूँ। सामने बच्चे बैठे हैं उनके लिए कर रहा हूँ, कुछ अंदर बैठ जाएंगे उनके लिए कर लेंगे, और ज़िंदगी में काम करना ही सीख पाया, अब करें क्या आप। अच्छा फिर जब व्यक्ति आ जाता है ना, भगवान ने भेज दिया, चले आए, अब ज़िंदगी में क्या करना है? सही काम। अच्छा सही काम, हाँ। ये वापस जाएंगे वापस तो चले ही जाएंगे, वापस जाके क्या कहोगे उनसे? क्या करके आए थे? जैसा भैया था वैसे ही चलिए नहीं, उन्होंने भेजा इसलिए था कि आप सही काम करो, तो जिंदगी भर सही काम करेंगे, फिर वापस तो चलना ही होगा एक दिन। अच्छा बच्चे मेरे साथ जुड़ गए तो नहीं कि वापस तो जाना ही है, ये भी अच्छी बात है। यदि वास्तव में तुम्हें याद रहे वापस जाना है ना, तो तुमसे बुरे काम नहीं हो पाएंगे। पता बुरे काम किन लोगों से हो पाते हैं? जिनको ये पता ही नहीं होता वापस जाना है, वो तो अवतार लेके चले आए, लड़ लो यहीं पे सब कुछ। सही काम करो। एक बात और बताएं, ये सोचोगे ना तो कभी भी अपने घर वालों को, खुद को धोखा भी नहीं दे पाओगे। जैसे गलत काम करने जाओगे ना, कहेगा यार ना ये काम मतलब का नहीं है भाई, और ऐसा होना चाहिए। बच्चे हैं हम, अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उनसे हम किस तरीके से लें ज़िंदगी का, जिसको जस्ट पता है ना। देखो अब मैं कहूँ धर्मेंद्र, अभी उनकी जो मौत की खबर आ गई थी बीच में, अपनी जवानी पे उससे सुंदर व्यक्ति नहीं होगा, पैसे में सब मामले में, लेकिन हर एक किसी कंडीशन तो एक ऐसी होती है ना। सर इसके पापा है धर्मेंद्र। कौन? अरे मैं उसकी कह रहा हूँ बात यार, सीरियस ले जाते हैं इनसे मिल जाओ। तो आज के इतने रखते हैं, भावुक हो जाएंगे बच्चे। यस सर, यस सर। ठीक है भैया।